स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्वस्थ सूरत के चैप्टर नंबर 12 की, जो कि है एनवायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैं आपको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कम इम्पॉर्टेंट है या तो वो मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूँगी, क्योंकि ये वाला चैप्टर ऐसा है, हवा, पानी और सॉइल, ये सारी चीज़ आपने पढ़ी हैं। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट का डिस्पोजल और उसे कैसे मैनेज किया जाता है, उस चीज़ पर मैं ख़ास तौर से ध्यान दूंगी। तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ हम आज अच्छे से समझेंगे। आज फिर से मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, तो स्क्रीन पर शायद इतना ज़्यादा आपको समझा ना पाऊँ एक एक वर्ड को हाईलाइट करके, तो आप जैसे जैसे मैं पढ़ूँ आप स्क्रीन पर नज़र जमाए रखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एयर यानी वायु की बात करते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायु एंड कंपोजिशन ऑफ एयर क्या होता है, मॉडर्न एस्पेक्ट देखते हैं। नाइट्रोजन 78.09, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, CO2 का याद रख लेना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, CO2 का आप याद कर लेना। बाकी और क्या क्या मिलता है, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। चाहो तो आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इनका भी याद कर लेना। ठीक है, MCQ में ही ये पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि MCQ के लिए। फिर चेंज इन एयर ऑफ एन ऑक्यूपाइड रूम, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन ज़्यादा ही भारी बनाना है तो वो ये सारी चीज़ें पूछेगा, अदरवाइज नॉर्मली ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो व्हेन ह्यूमन बीइंग inhabit a confined space without adequate ventilation, the physical and chemical properties of the indoor air undergo progressive deterioration. Deterioration मतलब बर्बादी की तरफ है ना, बुराई की तरफ, जो चीज़ बुरी है। तो जब मान लो एक कमरा है जो कि बंद है, अब आप उसमें सारे घुस गए जाके, इतने सारे आदमी, तो वहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एयर की वो चेंज हो जाती है। किस तरह से, सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सांस ले रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो और CO2 बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें याद क्या कर सकते हो, नॉट इंटेंसली टॉक्सिक एट लो एलिवेशंस, लेवल एक्सीडिंग 0.1%, सीवियर एज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ स्टिल इंडोर एयर एंड इनएडिक्वेट फ्रेश एयर। तो कितना ज़्यादा लेवल होता है कि आपको वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, 0.1%। इंक्रीज इन मॉइस्चर, एक्सलेशन एंड पर्सपायरेशन, जब आपको पसीना आता है या आप सांस छोड़ते हो तो आप वाटर वेपर भी निकलते हैं। ठीक है, जब आप ठंड में ऐसे शीशे पे नहीं करते थे हम, ठीक है, वहाँ पे ड्राइंग बनाते थे, तो ये सारी चीज़ें क्या कि मॉइस्चर भी निकलता है, तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी उस रूम की बढ़ जाती है। थर्मल चेंज क्या होता है कि बॉडी हीट फॉर्म्स द रूम एयर। ठीक है, जब सर्दी में क्या करते हैं हम कि सारे एक कमरे में घुस के बैठ जाओ ताकि गर्मी रहे। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑडर्स एंड बायो एफ्लुएंट्स, तो फिर सबके पसीनों की गंदी बदबू, ठीक है, ओरल कैविटी सिक्रीशंस, कपड़ों की बदबू, और ये सारी मतलब जो आपको पता ही है, किसी को अगर मान लो कि कोई सांस की बीमारी है तो उससे वो सारे को क्या कर देगा, सबको दे देगा, तो ये हो जाता है। माइक्रोबियल लोड, माइक्रोब्स जो है जैसे ट्यूबरक्लोसिस के, इन्फ्लुएंजा के, मीजल्स के, ये सब एक दूसरे से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, क्योंकि सब उसी रूम में बंद हैं, सब वही सांस ले रहे हैं, जो रोगी ले रहा है वही स्वस्थ व्यक्ति ले रहा है, तो रोगी से स्वस्थ में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रेश एयर का इंतज़ाम नहीं है। तो आपसे पता है MCQ में ये पूछ सकता है कि देखो, ये तो आपको पता ही है, मॉइस्चर इंक्रीज़ होता है या कम होता है, पूछेगा या नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है। थर्मल चेंज क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्डर क्यों नहीं, माइक्रोबियल लोड में क्या होता है ना, तो ये पूछ सकता है आपसे MCQ में। फिर आता है कंफर्ट जोन एंड इंडिसेस ऑफ थर्मल कंफर्ट।
मेरी चाय बन चुकी है, तो मैं चाय के साथ आपको पढ़ाती हूँ। आपको पता ही है चाय भी मुझे पसंद है, आपको पढ़ाना भी मुझे बहुत पसंद है। तो दोनों जब पसंदीदा चीज़ आपस में मिल जाती है तो उसका मज़ा क्या हो जाता है, दुगना तिगना हो जाता है। ठीक है, बहुत लेवल तक बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं कंफर्ट जोन एंड इंडेक्स ऑफ थर्मल कंफर्ट। द ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, balance heat production and heat loss. The comfort zone is a range of climatic condition. ये चीज़ याद कर लेंगे कि comfort zone क्या होता है, ये आपसे MCQ में पूछ सकता है। इससे MCQ बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, is a range, अरे ये वाला है अपना अपडेट हो गया, तो जो ऊपर आता था ना टूल बार वो अब नीचे आने लगा। मेरा हाथ अभी सेट हुआ नहीं है, कल ही अपडेट किया था मैंने फ़ोन। ठीक है, तो कंफर्ट जोन क्या होता है कि रेंज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन इन विच मोस्ट पीपल फील थर्मली कंफर्टेबल विदाउट साइकोलॉजिकल स्ट्रेन। तो कंफर्ट जोन वो टेम्परेचर है, वो थर्मली कंफर्टेबल है जिसमें उनकी बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकली स्ट्रेन ना हो, यानी ज़्यादा ठंड ना हो कि हमें ठंड लगे और कपकपी लगे, ज़्यादा गर्मी भी ना हो कि पसीना आए। तो ये कंफर्ट जोन है जिसमें ज़्यादातर पीपल क्या फील करते हैं, थर्मली कंफर्टेबल। इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT, द एम्बियंट एयर टेम्परेचर मेजर बाय स्टैंडर्ड थर्मोमीटर। आइडियल रेंज कितनी होती है इसकी, 21 से 25 डिग्री सेल्सियस। MCQ के लिए ये पूछा जा सकता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेशर टू सैचुरेशन वेपर, आइडियल रेंज कितनी होती है, 30 to 60। एयर वेलोसिटी, मूवमेंट ऑफ एयर फैसिलिटेट कन्वेक्टिव एंड इवेपोरेटिव हीट लॉस। ठीक है, हीट लॉस होता है। आइडियल रेंज 20 से 40 फीट पर मिनट। इंडेक्स ऑफ थर्मल कंफर्ट क्या होता है, सबसे पहला आता है इफेक्टिव टेम्परेचर एंड एम्पेरिकल इंडेक्स दैट कंबाइन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट इनटू अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द साइकोलॉजिकल सेंसेशन ऑफ वार्म और कोल्ड। देखो, इफेक्टिव टेम्परेचर वो होता है कि जिसमें तीनों ही फैक्टर आ जाए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर का मूवमेंट। समझते हो, इसे ट्रिक से याद कर लेना। इसे मैंने कैसे याद किया था अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे कॉपी में अलग शब्द लिखा था। तो टेम्परेचर THAM, हाँ थम। ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही, यही वाली ट्रिक थी, थम है इसका। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट। ये क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, जो कि इफेक्टिव टेम्परेचर को एक, देखो टेम्परेचर जो होता है वो इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके हमें पता चलता है कि इफेक्टिव टेम्परेचर ये है। तो वो तीन फैक्टर्स क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट, याद हो जाएगा। करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है कि इनकॉर्पोरेट्स मीन्स रेडिएंट हीट, रेडिएशन फ्रॉम सराउंडिंग वॉल्स एंड ऑब्जेक्ट मेजर बाय ग्लोब थर्मोमीटर। इतना कुछ याद नहीं करना इसमें। वाइट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर, ठीक है, बस ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अरे अरे अरे, ठीक है, ठीक, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी, थम से इसे याद कर लेना। फिर हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, जो इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ, मेरे सर वो बहुत ज़्यादा पूछा करते थे। ठीक है, तो स्टेशनरी सोर्स क्या होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, पावर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, और पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जो E20 वाला मसला चल रहा है। मैंने एक की वीडियो देखी थी, डॉक्यूमेंट्री उसने बनाई थी कि जहाँ पर E20 के प्लांट्स हैं ना बच्चों, वहाँ के जो पेड़ की पत्तियाँ हैं उस पर इतनी ज़्यादा, मतलब पत्तियों का कलर हरा नहीं है, ब्लैक हो गया, ब्लैकिश हो गया। तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, यानी ये पेट्रोलियम वाली इंडस्ट्रीज से होता है। ठीक है, मैं तो E20 वाला केस बता रही थी। समझते हो कि नहीं समझते, तो इतना पॉल्यूशन ये करते हैं। तो इनमें क्या निकलता है, कौन सी हवा निकलती है, SO2, NO2, 3 है ना, पार्टिकुलेट मैटर। ये इतना याद नहीं करना, बस ये याद करना है कि एयर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन SO2 है और NO का X है। मोबाइल सोर्स से क्या होता है, ऑटोमोबाइल, ट्रक, एरोप्लेन्स, पता नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये एक कंट्रोवर्सी, पता नहीं किसने किया था कि लोग कह रहे थे कि इतने कार और बाइक्स चलाते हैं लोग तो पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, ऐसा करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो उस पर किसी ने बोला, ये किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने बोला था
तो उस पे एक नागरिक ने बोला कि तुम जो एक एक हेलीकॉप्टर उड़ा के लेके जाते हो अपने लिए, ठीक है, और तुम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तुम क्यों यूज़ नहीं करते कि जो सारी दुनिया यूज़ करती है बाइक से, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तुम क्यों यूज़ नहीं करते, तुम क्यों अपना एकदम अलग ही हेलीकॉप्टर उड़ा के लेके जाते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, और बात भी सही है, ठीक है, क्यों इतना वो करना है, ठीक है। सबका अंजाम क्या है, सबको ख़त्म ही होना है, ये दुनिया किसी के साथ नहीं है, दुनिया क्या है, बेवफा है। तो आज ऐश कर रहे हो तो लेकिन कल नहीं रहोगे, कल तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। तो ज़्यादा फंटर बनने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या गैस रिलीज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, लेड, ठीक, लेड एंड ओजोन, याद हो जाएगा। एरिया डोमेस्टिक सोर्स क्या रिलीज़ करते हैं, स्मोक, धुआं धुआं कर देते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक पीएल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर अब इन्हें प्रिवेंट, देखो क्वेश्चन आएगा ना एयर पॉल्यूशन से तो वो इससे आएगा, जो मैं बताती हूँ ना बच्चों के क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो वही चीज़ आपको ये ज़रूरी है। देखो पढ़ना तो आपको मेरे सारे नोट्स हैं, ठीक है, लेकिन जिसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जिसे मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, जिसे मैं एमसीक्यू के लिए बता देती हूँ, वो आपको ज़रूर 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 पढ़ना है। जैसे वो कहते हैं ना, कार्ड पे लिखा होता है मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, तो जलूल जलूल ही आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। सोर्स रिडक्शन, अब सबसे पहले तो निदान परिवर्जन करना पड़ेगा ना। निदान परिवर्जन क्या होगा कि जिससे निकल रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उन्हें सबसे पहले उन्हें कहो कि ढंग से तुम काम करो, कि अगर तुम्हें हवा बाहर निकालनी है तो फ़िल्टर लगाओ, ठीक है। जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं और जो टॉक्सिक गैसेस हैं उन्हें केमिकल रिएक्शन करा के लेस टॉक्सिक बनाओ या नॉन टॉक्सिक बनाओ, समझते हो या नहीं समझते। फिर आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, इंस्टॉलेशन, प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक बैग्स, ठीक है, देख रहे हो ना मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फैब्रिक बैग्स, साइक्लोन सेपरेटर्स एंड FGD यूनिट्स। वही बात है कि बस तुम्हें करना क्या है कि इंडस्ट्री से जब गैस निकलेगी तो वो पॉल्यूशन नहीं करनी चाहिए। ऑटोमोबाइल कंट्रोल में हम देखते हैं कि अभी तो गैस वाला सिस्टम है कि गैस यूज़ करो, कम पॉल्यूशन करती है, और सबसे बेस्ट जो है EV यूज़ करो, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, और मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करो, ठीक है, ताकि तुम अलग पॉल्यूशन ना करो। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन था जो मेरे सर बहुत ज़्यादा पूछा करते थे मुझे सर की याद आती है तो वो दिन याद आ जाते हैं, अच्छा लगता है। कभी कभी ज़िंदगी में हम ऐसे टीचर से मिलते हैं जिन्हें हम लाइफ लॉन्ग भूल नहीं पाते, राइट। तो रेगुलेटरी एनफोर्समेंट ये बोल रहे हैं, एनफोर्समेंट एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड अर्बन ग्रीन बेल्ट, क्या है ये, अर्बन ग्रीन बेल्ट्स। तो ग्रीन बेल्ट्स क्या होता है, देखो ग्रीन बेल्ट्स, तो जब सर हमसे पूछा करते थे, शायद मैंने ये वाली क्लास सर की मिस कर दी थी जब सर ने पॉल्यूशन पढ़ाया था, एयर पॉल्यूशन, तो मुझे नहीं पता था। तो एक बार सर ने मुझसे तो नहीं पूछा फॉर्चुनेटली कि ग्रीन बेल्ट बताओ, किसी और से पूछा क्लास में कि ग्रीन बेल्ट क्या होती है, तो उससे बताया नहीं, क्या शायद वो भी ना ही हो, ठीक है। तो अब सर कह तुझे ग्रीन बेल्ट भी नहीं पता तो करेगी क्या, सर ऐसे ही बोलते थे और हमें बुरा नहीं लगता था, ठीक है, कुछ कुछ टीचर्स का बुरा नहीं लगता, ठीक। तो अब सर पूछते हैं ग्रीन बेल्ट क्या है, तो ग्रीन बेल्ट वो होता है जब आप इंडस्ट्री है आपकी, आप वहाँ से पॉल्यूशन कर रहे हो, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है फिर प्यारे बच्चों कि आप उसके आसपास तो पेड़ लगाओ, ठीक है। तो पेड़ लगाना ग्रीन बेल्ट कहलाता है। कहाँ पर लगाना, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, समझते हो कि नहीं समझते। या फिर इस तरह से देखो, जो रोड होता है उसके बीच में जो हरी पट्टी बनाई जाती है वहाँ पे पेड़ लगाया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो पॉल्यूशन हो रहा है कुछ हद तक तो कम होगा। और इसके लिए कौन से प्लांट ज़्यादा अच्छे हैं, फीकस एंड एजाइड इरेक्टा इंडिका, नीम का पेड़ और फीकस का पेड़, ठीक है। एंड स्ट्रिक्ट बैन्स ऑन वेस्ट बर्निंग, ठीक है, जलाना नहीं चाहिए वेस्ट को। बच्चों एक बात ना आप मुझे कमेंट करके बताना कि
प्लास्टिक को जलाना ज़्यादा बेटर है या उसे दबा देना? ठीक है, मुझे समझ नहीं आता। देखो, अगर हम दबा देते हैं तो हाँ, आज उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन आगे चल के कभी ना कभी उसका इफ़ेक्ट हमारे होगा ना। वाटर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा। और अगर हम उसे जला देते हैं तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो फिर तो कोई भी ऑप्शन अच्छा बचा ही नहीं है प्लास्टिक के लिए। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई तुम बताओगे, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में। तो चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि नहीं, दबाना अच्छी बात नहीं है, जलाना अच्छी बात नहीं है, दबा देना चाहिए। तो उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी है कि एयर पॉल्यूशन अभी कम करना है, सॉइल पॉल्यूशन कर लो वो ठीक है। लेकिन मुझे तो दोनों ही अच्छा नहीं लगा कि प्लास्टिक को ही ख़त्म करो, तभी इसका रूट सॉल्यूशन रहेगा। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ एंड सोशल एस्पेक्ट। देखो, ये चीज़ नहीं बताऊंगी मैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ताजमहल का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, याद कर लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही है। वेंटिलेशन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वेंटिलेशन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रही हो। जब से मैंने ये वेंटिलेशन पढ़ा है ना, मैं अपना घर को तो मैं कहती हूँ, हाँ मेरा घर ही महल है। ठीक है, मेरे घर में जाल ही जाल है, हवा महल है। मुझे तो अपना घर अच्छा लगता है। पता है पहले क्या होता था, मुझे मेरा घर अच्छा नहीं लगता था। बहुत साल हो गए, अब तो थोड़ी मैं समझदार हो गई, तो अपना घर और अपने लोग मुझे सब अच्छे लगते हैं। लेकिन एक उम्र आती है ना कि अपना कुछ अच्छा नहीं लगता, दूसरों का अच्छा लगता है। फिर जब दूसरों की नज़र से मैं अपना घर देखती हूँ ना, तो सोचती हूँ कितने लोगों से अच्छा मेरा घर है। जो लोग मेरे घर आते हैं, सामने तो कोई नहीं कहता, लेकिन हाँ, दिल में उनका अरमान ज़रूर ये होता होगा कि काश हमारा घर भी ऐसा होता। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समझदारी, तो लगा हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों से अच्छे हैं। एटलीस्ट हमारे सर पे छत है, 2 टाइम की रोटी हमें मिल रही है, ठीक है, और हमारे पेरेंट्स हमारे सामने, हमारे सिबलिंग्स हमारे साथ है। तो इससे ज़्यादा खुशनसीब कोई हो सकता है जिसके पास ये सारी चीज़ें हो? मैं नहीं मानती। जिसके पास रिलेशन है, पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, और छत है और रोटी है खाने के लिए 2 टाइम की, तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि तुम्हें इतना मिला है। ठीक है ना। तो वेंटिलेशन क्या होता है कि फ्रेश एयर, घर की एयर तो गंदी हो जाती है ना जब सांस लेते हो, धुआं, गैस, सारी चीज़ें होती हैं। तो जब बाहर की एयर अंदर आए, अंदर की एयर बाहर जाए, जो कि एक प्रोसेस मेंटेन होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन कैसे करते हो, जो आप खिड़की दरवाजे इनसे होता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन कैसे होता है, एग्जॉस्ट जो कि एक्सट्रैक्ट करता है, जो सिर्फ बाहर निकालता है। ठीक है, बाथरूम में लगाते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप में, किचन में हमने लगाया हुआ है। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई प्लेनो वेंटिलेशन कि पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम फोर्स फ्रेश एयर इनटू द बिल्डिंग। वो एक तो था निकाल रहा है हवा बाहर, एक है कि अंदर हवा आ रही है, कह रहा है कि अंदर लेके आ। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर, अंदर अंदर को हवा आ रही है। ठीक है, बैलेंस वेंटिलेशन क्या है कि अंदर भी आए और बाहर भी जाए, यानी आती भी रहे हवा और जाती भी रहे। एयर कंडीशन क्या होता है, कंट्रोल। हाँ देखो, एयर जो हम एसी लगाते हैं वो क्या कंट्रोल करता है, थंब, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्योरिटी, एयर डिस्ट्रीब्यूशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता ही है ना, हाई एल्टीट्यूड वाला तो आपने पढ़ा ही है, इसमें मैं क्या बताऊँ। मेरे सर पे तो स्वस्थ रहत वाले सर की ही आदत मुझ में है। मैं आपको जो पढ़ाती हूँ ना, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से मैंने सीखी होती हैं। तो सर कहते थे जैसे यही चैप्टर है, समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत कम चीज़ें हैं वैसे तो सारी, क्योंकि पढ़ी हुई हैं बोरिंग चैप्टर्स। फिर ऐसा सर कहते हैं कि ये इतना बोरिंग चैप्टर, मैं क्या बताऊँ इसमें, तो खुद पढ़ना। ठीक है, तो ये सारी बातें सर से सीख के मैं आप तक ट्रांसफ़र करती रहती हूँ, तो आप पढ़ लेना इसे। सर वाली आदतें हैं मुझ में थोड़ी थोड़ी। अब हम बात करते हैं वाटर की, यानी जल। सेफ एंड होलसम वाटर एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे MCQ बन सकता है, क्या बनेगा वो तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन बनेगा इससे MCQ। Water is indispensable for life. Ayurveda designates water as Jivan. Okay. In public health, water must meet specific criteria to be classified as safe water. Water. ठीक है, तो किसे आप safe water कह सकते हो? ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पैथोजन से फ्री होना चाहिए, टॉक्सिक केमिकल उसमें नहीं होने चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और अभी मैं एक स्टोरी बताऊंगी। यूजेबल फॉर डोमेस्टिक क्लीनिंग, कुकिंग एंड लॉन्ड्रिंग। धारावी की मैंने एक वीडियो देख ली थी,
धारावी मुंबई, ठीक है। तो धारावी में वहाँ जो टैप्स में पानी आ रहा था वो काला पानी था, तो उसमें पैथोजेंस भी हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल तो होंगे जो कलर चेंज हुआ है। टेस्ट को प्लीजेंट हो ही कैसे सकता है, दूर से ही उसमें बदबू आ रही थी। और डोमेस्टिक क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ करोगे, है ना, कुकिंग के लिए भी कैसे यूज़ करोगे, लॉन्ड्रिंग के लिए क्या कपड़े काले करने हैं आपको। तो इस तरह का पानी मुझे तो मैंने जब उनका लाइफ स्टाइल देखा, धारावी पर बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, वही सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है यूट्यूब पर देखना। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से। फिर एक वीडियो में उन्होंने दिखाया 5,000 का रूम एक रेंट पे, जिसमें बस आप ऐसा समझो कितना ही होगा, आपकी एक चारपाई आएगी बस, ठीक है। और फिर उसी में थोड़ा सा स्पेस, आपके नहाने का टॉयलेट तो होती नहीं है, पर्सनल वहाँ जाके आपको दूर जाना पड़ेगा। तो लोग अपने जीवन के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वाटर रिक्वायरमेंट ये इम्पोर्टेंट है। रूरल में 70 से 100 लीटर पर डे, अर्बन में 150 से 200। इंडस्ट्रियल का याद करना नहीं है, सिलेबस में नहीं है क्योंकि मेरी बुक में भी नहीं था। हॉस्पिटल्स में इतना ठीक है, ये चीज़ याद, ये दोनों याद करना है एमसीक्यू के लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इम्पॉर्टेंट है। तो अंतरिक्ष जल में क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, पता ही है ना आपको। पहले ये शायद ये कभी पुराने ज़माने की बात हुआ करती हो कि अभी तो पॉल्यूशन इतना है, ठीक है, एसिड रेन्स हो रही हैं, आजकल वो चीज़ें नहीं हैं। वरना पहले कितना प्योर वाटर हुआ करता था रेन का, लोग उसे रख के पिया करते थे। मेरे घर पे भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन वो वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। आजकल वो ज़माना नहीं रहा है, ठीक है। अब हवा इतनी शुद्ध नहीं है, पानी इतना अच्छा नहीं है। नाड़ी पढ़ रही हूँ मैं, आयुर्वेद का सर। River water varies by source. Himalayan rivers are nourishing and pure, whereas river originating from marsh or mountain track can carry suspended slate or minerals. क्या बताऊँ मैं इसमें, पता ही है तुम्हें। और ये क्या है, तातक, आई डोंट नो क्या है तातक। अच्छा, ये हिंदी वाला है, पॉन्ड और लेक। अरे ये पता है, इसके 8 नाम थे शायद, 8 प्रकार का जल होता है ये आयुर्वेद में। और ये मैंने एग्ज़ाम के टाइम ही याद किया था, अब तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले मैंने कहा पढ़ लेती हूँ, क्वेश्चन आया नहीं था इससे फॉर्चुनेटली, क्योंकि एक रात पढ़ के क्या ही याद रहता है, वो याद बस हो गया था, ठीक है। तो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको भी बता रही हूँ, आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। मैं क्या बताऊँ अब इसमें ही। वाटर पॉल्यूशन एंड हेल्थ हैज़ार्ड। अब क्या है कि बायोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल का सोर्स क्या है, सीवेज कंटामिनेशन। उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा उसी में मिल जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा और एनिमल ओपन। आप वहीं वो बात है कि रेल की पटरी पे जाके लोटा लेके जा रहे हो, है ना। तो इससे क्या होगा, कॉलरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। अमीबासिस, पोलियोमेलाइटिस। केमिकल क्या होता है, इंडस्ट्रियल, केमिकल वाले इंडस्ट्रियल होते हैं, माइनिंग वाले होते हैं। इसमें क्या होगा, लेड पॉइजनिंग मान लो, ब्लू बेबी सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम याद कर लेना। केमिकल में क्या होता है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। अच्छा, आपको पता है लोग इतना ज़्यादा वो करते हैं ना कि फार्मिंग में इतना का भी कुछ मिला रहे हैं, ऐसे इंजेक्शंस लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। किसी भी चीज़ में आपको प्योरिटी नहीं मिलेगी, अब दूध से लेकर फल तक, फल से लेकर सब्जी तक, किसी भी चीज़ में पता नहीं हम क्या ही खा रहे हैं, हमें भी नहीं पता। कंटेम्परेरी एंड आयुर्वेदिक मेथड, वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आता है स्टोरेज, सेडिमेंटेशन के। सबसे पहले आपने पानी भर के रख दिया और इसमें जो सेडिमेंटेशन यानी वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो जो भी सॉलिड्स हैं और बैक्टीरियल है वो सब नीचे बैठ जाते हैं। कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन, एडिशन ऑफ कोगुलेंट्स लाइक एलम टू एग्रीगेट फाइन कोलाइडल टर्बिडिटी इनटू हैवी फ्लॉक्स, वो ऊपर आ जाते हैं। ये हमने पढ़ा था ना 12th में। रैपिड सैंड फिल्टर्स होता है, फिल्टरिंग सैंड टू रिमूव फ्लॉक्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिसइंफेक्शन होता है क्लोरीन से। ये सर एमसीक्यू में वो वाइवा में पूछ रहे थे मेरी दोस्त से,
लेकिन उसने बता दिया था। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं था, उसका शायद यही टॉपिक था। मेरा स्वस्थ व्रत का टॉपिक था प्राणायाम। योग की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बनाऊँगी मैं। ठीक है, बहुत बोरिंग चैप्टर है, लेकिन मेरा तो ऐसा पक्का टुल्ला हो गया था ठीक है। अल्टरनेटिव डिसइंफेक्टेंट इंक्लूड यूवी रेडिएशन और ओजोनेशन। ठीक है, यूवी रेडिएशन का यूज़ करते हैं और ओजोनेशन का यूज़ करते हैं। आयुर्वेद का तो आप पढ़ लेना। हार्ड वाटर आपको पता ही है, मैं क्या बताऊँ। और इन्होंने क्या कहा है कि अच्छा, आपको बर्तन का भी पता है, बर्तन पढ़ लेना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता है, ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। सॉइल, भूमि, आ जाओ। टाइप्स ऑफ सॉइल कितनी होती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। ठीक है, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। लैंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है, हो जाएगा। हाउसिंग कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताते चले जाऊँगी। देखो, घर में सबसे पहले क्या बोल रही हैं, साइट, घर की साइट अच्छी होनी चाहिए। फ्लोर स्पेस, ये याद कर लेना, कितना बता रही हैं। फ्लोर स्पेस पर पर्सन इज 50 to 100 स्क्वायर फीट पर एडल्ट टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। रूम हाइट कितनी होनी चाहिए? 10 फीट। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, अरे मैं आपको बताती हूँ, शायद नीचे आए, नहीं आएगा तो मैं बता दूँगी। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, विंडो एरिया शुड बी क्लीन, ठीक है। वाटर सप्लाई होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग कैसे बनानी है पता होगा, ठीक है, ठीक है। ओवर क्राउडिंग क्या करता है कि आपको एक तो बीमारी देता है, ये देखो सारे, ठीक है, ये याद कर लेना। लाइटनिंग में कुछ नहीं है। जो आपको बता रही थी वो ये था कि जब आप घर बनाओ तो आप घर ऐसा बनाते हो ना, ये आपका डिब्बा घर है, तो जो फ्लोर है वो डार्क हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो छत है वो वाइट होनी चाहिए, और जो आपकी दीवारें हैं वो लाइट कलर की होनी चाहिए। ये भी एक पैरामीटर है, याद कर लेना, ईजी है, ठीक है। लाइटनिंग हो जाएगा, सब आप कर लोगे ना। वेस्ट, अब हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ है, ये है इस चैप्टर की जान, वेरी इंपॉर्टेंट। Types of solid waste is storage and collection of refuse. Solid waste and refuse encompasses all discarded solid materials from residential area, commercial area, industrial area and institutional activities. पढ़ो चलो, मैं इतने एक चाय का सिप ले लूँ। ओह, 26 मिनट हो चुके हैं खड़े खड़े, पैर भी दुख गए मेरे। कभी कभी ना प्यारे बच्चों, मैं सोचती हूँ टीचर जो लेक्चर लेते हैं कि घंटे के हमारे स्वस्थ व्रत वाले सर तो डॉक्टर विकास गुप्ता, ठीक है, नाम ही बता दिया मैंने आज, तो वो तो ऐसे कभी कभी 1.5 घंटे में छोड़ते थे। पता नहीं भाई इतना कैसे वो बोल लेते हैं और कैसे खड़े रहते हैं। रियली सैल्यूट टू द टीचर्स, ठीक है। मैं तो बर्तन धोती हूँ, मैं तो थक जाती हूँ खड़े खड़े बर्तन धोने में, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या होता है? गार्बेज, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, जो कि फूड प्रिपरेशन। देखो, इसमें ये चीज़ याद कर लेना कि टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या होता है। 5 तरह का है। मेरे पास ना बच्चों इसके हैंड रिटन नोट्स थे, लेकिन वो हॉस्टल में और अभी मैं घर पे हूँ, इसलिए मैं क्या करती, इसलिए मुझे डिजिटल से पढ़ाना पड़ रहा है, वरना ये वाला पूरा चैप्टर मेरे पास हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ था। गार्बेज की बात करते हैं तो गार्बेज कौन सा वेस्ट होता है? जो फूड वाला होता है, किचन वेस्ट एंड मार्केट रिफ्यूज़। रबिश क्या होता है? जैसे पेपर, कचरा। व्हाट रबिश, ऐसे पता है अंग्रेज़, बस क्या बोलूँ मैं, जो अंग्रेज़ी झाड़ते हैं ना, व्हाट रबिश ऐसे बोला करते थे। मैं सोचती कि क्या है, अब आके समझ आ के रबिश कहते हैं कूड़ा कचरा। तो पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स एंड टेक्सटाइल्स होता है। ऐश क्या होता है? राख। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, पैकेजिंग, केमिकल रेजिड्यू, स्क्रैप। हैजार्डस वेस्ट क्या होता है? जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, केमिकल, इन्फेक्शस। स्टोरेज एंड कलेक्शन कैसे किया जाता है, पढ़िएगा। स्टोरेज एट सोर्स यूजिंग कवर्ड बीन्स। सबसे पहले तो डस्टबिन कवर होनी चाहिए ताकि उसमें मक्खी मच्छर ना आके बैठे और वो बीमारी ना फैलाए। और फिर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में उसे बांटना चाहिए। डोर टू डोर म्यूनिसिपल, MCD बोला जाता है इन्हें, MCD म्यूनिसिपल कलेक्शन
MCD का ही मुझे याद आ रहा है, डोर टू डोर MC म्यूनिसिपल कलेक्शन सिस्टम टू एलिमिनेट ओपन स्ट्रीट डंपिंग। ठीक है, घर से कचरा उठाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन वाया क्लोज कॉम्पैक्ट ट्रक्स टू प्रोसेसिंग और डिस्पोजल साइट्स। मैं अभी दिल्ली गई थी रिसेंट में, तो मैंने वहाँ पे वो देखा, वो जो है ना पहाड़, ठीक है, तो पहाड़ मैंने देखा, वहाँ पे पक्षियाँ, कौवे और बाकी घूम रहे थे पक्षी। मैंने देखा कितना बड़ा पहाड़ है ये दिल्ली का। तो जब वो वहाँ से ट्रक से आता है तो उसे भी ढक के लेके आना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट से अगर क्वेश्चन आएगा ना, और वो क्वेश्चन में ये ना पूछे कि मेथड ऑफ डिस्पोजल बताओ, तो मतलब पेपर बढ़िया बना ही नहीं है, बढ़िया आदमी ने नहीं बनाया। मैं ऐसी बातें करती हूँ, किसी एग्जामिनर ने सुन लिया ना मारेगा मुझे पकड़ के, ठीक है। लेकिन जो एक होता है ना पेपर सेट करना कि ये तो पूछना ही पूछना है, तो वो ये ज़रूर पूछेगा अगर सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन आएगा। तो रूरल मेथड्स क्या होता है, कंपोजिटिंग, एरोबिक डिकम्पोजिशन। लोग क्या करते हैं, घर में गड्ढा खोद के वहाँ पे करते रहते हैं इकट्ठा, तो उससे क्या बन जाता है, वो बन जाता है, और वो उसे क्या बन, खाद बोलते हैं ना, खाद बन जाए। मैन्योर पेट्स, इसमें अर्थ फॉर्म्स टू एक्सक्रीट ऑर्गेनिक वेस्ट डाउन। बरियल, ठीक है, उसे बरी कर दो, दबा दो। अर्बन क्या होता है, सैनिटरी लैंडफिल्स, इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मेथड ऑफ डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड विदाउट क्रिएटिंग पब्लिक हेल्थ न्यूसेंस। Waste is spread in thin layers, compacted and covered daily with earth. Include leachate collection system and methane gas venting. तो सेंट्री लैंडफिल्स में क्या होता है कि रोज़ लोग अपना कूड़ा आके उस गड्ढे में डालते रहते हैं और कवर करके चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो क्या है, गैस बनने लगती है और वो क्या हो जाता है, बुझ बुझ के छोटा हो जाता है। इंसेनरेशन, हाई टेम्परेचर पे थर्मल डिस्ट्रक्शन करना, ठीक है, जिससे वॉल्यूम 90% तक कम हो जाता है। पायरोलाइसिस, पायरो का मतलब क्या होता है, पायरेक्सियम मीन्स टेम्परेचर, तो पायरो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो थर्मल डिकम्पोजिशन इन ऑक्सीजन डिप्लीटेड एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस सिंथेटिक गैस एंड बायोचार कार, जो भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सिंथेटिक गैस बनती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसे जलाया जाता है टेम्परेचर से। रिसाइकलिंग एंड रिकवरी, ये तो आपको पता ही है। एक्सक्रीटा डिस्पोजल एक्सक्रीटा डिस्पोजल मेथड्स एंड सैनिटरी लेट्रीन्स। लेट्रीन मुझे आज तक समझ नहीं है ये, लेकिन एट दी लास्ट पे मैंने कॉपी पे 5 तरह का लिखा था कि क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट में ही आएगा, ठीक है। और शॉर्ट में मैं इतना लिख दूँगी तो एग्जामिनर मुझे 4 या 3 तो दे देगा, ठीक है। 5 तो वो किसी को वैसे भी नहीं देते, मुझ जैसे बच्चों को तो शायद 5 कभी ना मिले, ठीक है। 4 तो दे देने चाहिए। सेफ एक्सक्रीटर डिस्पोजल, हमारे इंडिया में तो यही अभी पता ही नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी अब तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। सबके घर में अलग अलग टॉयलेट्स हैं, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगता है सुन के। तो अनसैनिटरी सिस्टम क्या है कि ओपन एयर में आप जा रहे हैं लोटा लेके, पकेट्स, ठीक है, सर्विस प्राइवेसी, ठीक है। सैनिटरी लेट्रीन्स की बात करते हैं पिट वाली में। पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो एक आपने गड्ढा खोदा लंबा सा, ठीक है, काफ़ी नीचे तक, 15 मीटर तक, और बस वहाँ पे आप जाते हो और वो इकट्ठा होता रहता है। जब वो भर जाता है तो आप दूसरा गड्ढा खोदते हो। वीआईपी मतलब इसमें थोड़ा वेंटिलेशन है। तो इससे क्या होता है, एक पाइप है, वेंट्रल पाइप दैट ड्रॉज, इसका आप उससे ही समझ सकते हो। नेट पे देखना, वीआईपी में जो उसकी बदबू है वो भी निकालने का एक पाइप होता है। पोर फ्लश वाटर सील जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो होता है। इसके बाद आता है सीवेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आपको पता है। डिस्पोजल, फेयर्स में जो आपने मेले वेले देखे हैं उसमें आपको पता ही है किस तरह से होता है। मैं तो घर से बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ, जो आदमी लोग जाते हैं उन्हें पता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बायोमेडिकल वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट में कलर कोड होता है कि आपको क्या किस में डालना है। तो येलो में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। येलो में ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर्ड डिस्कार्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट एंड लैब वेस्ट। इसकी बच्चों मैंने ट्रिक बनाई हुई थी, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि अभी मेरे पास वो कॉपी नहीं है, तो इससे मेरे पास ट्रिक्स नहीं है। तो आप इन्हें खुद से ट्रिक्स बना के याद कर लेना।
इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इंसेनरेशन होता है, ठीक है। रेड वाले में क्या होता है, रिसाइकेलेबल प्लास्टिक वेस्ट, आईवी सेट्स, सिरिंज विदाउट निडल्स, बॉटल्स। इसका क्या सिस्टम होता है, ऑटोक्लेविंग। ये मैंने थर्ड प्रॉफ की वीडियो बनाई है, निर्जंतुकरण, स्टेरिलाइजेशन, उसमें मैंने बताया था ये सारी बातें, ठीक है। ऑटोक्लेव करते हैं। वाइट में क्या करते हैं, शार्प इंक्लूडिंग निडल्स, सिरिंज, स्काल्पल्स, प्लेट्स, लेंसेट्स। ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इसमें करते हैं। ब्लू में क्या करते हैं, ग्लासवेयर, ठीक है। और मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स, इसे क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। और ऑटोक्लेव। फिर आता है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एक्ट, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जो कि बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इसका एक एक्ट है, वो इस नोट्स में पता नहीं कैसे नहीं है, एक मिनट। अच्छा ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना अच्छे से कि कैसे इसे डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। और बायोमेडिकल वेस्ट एक बार अपनी बुक से पढ़ लेना, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा ये शॉर्ट लग रहा है, सी मोर फ्रॉम बुक, बस ये एक टॉपिक है जो आप बुक से देख लेना।